एक नेहरू रिपोर्ट हेडिंग बनाइए, नेहरू रिपोर्ट। असल में मैं इसकी हिस्ट्री ये है बेटा कि इसी 1919 का जो एक्ट आप पढ़ रहे थे, 1919 का, जिसको हमने बताया आपको, 1919 के एक्ट को 10 बरस के बाद 1990 टू 1929 10 ईयर होगा। ठीक, कभी सुना है बेटा 1999 का एक्ट? नहीं सुना है ना। असल में संविधान बनाते समय ना कुछ एक्ट से जिनसे हम कुछ बातें लिए थे। जो 26 जनवरी 1950 को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया, इसको बनाते समय हमने कुछ हिस्ट्री से चीज़ें ली थी, ठीक है ना। उसी इतिहास का, वैसे तो हम पीछे से आ रहे हैं, एक एक्ट है 1919 का, ऐसे एक एक्ट अभी 1935 का मिलेगा जो लास्ट है। तो इन एक्ट्स में से कुछ बातें जो संविधान में हैं उन्हीं की हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अभी बात करेंगे तो क्लियर होता जाएगा। 1929 में जो एक्ट आया, इसमें एक कंडीशन यह भी थी कि 1929 यानी 10 साल के बाद हम इस बात को रिव्यू करेंगे कि इस एक्ट का एग्जीक्यूशन किस लेवल पे है। जैसे हमने आपको 1000 रुपये दे दिया और हमने कहा कि मैं 3 दिन के बाद यह बात पूछूंगा कि आपने 1000 रुपये का क्या किया, राइट। तो एक प्रकार से इसको रिव्यू बोल सकते हैं, समीक्षा बोल सकते हैं हिंदी में, कि समीक्षा की जाएगी कि आफ्टर ऑल हमने जो 1999 में 1919 में जो चीज़ें डेवलप किया उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। अंग्रेज़ों का कानून था, अंग्रेज़ देखना चाहते थे कि 10 दिन में क्या हुआ, 10 साल में। लेकिन इसमें एक स्ट्रेटजी ये थी, या कहा जाए एक चेंज ये आया कि इंग्लैंड में चुनाव होना था, जैसे 2024 में इंडिया में होना है, मतलब भारत में अगला इलेक्शन होगा। तो पता चला कि जो काम 25 में करना है मोदी साहब इसी साल कर लें, कि भाई पता नहीं इलेक्शन में हम क्या हो। तो 25 वाला डिसीजन जो हमने 25 के लिए डाला था उसको अभी 23 में ही डिसीजन ले लेते हैं। मतलब ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, उस समय की गवर्नमेंट, उसको लगा कि इलेक्शन में जाएंगे और 1929 के दौर में पता नहीं हम रहें ना रहें, उसने 1927 में ही डिसाइड किया कि इसको रिव्यू करते हैं। किसको? 1919 के एक्ट को। 2 साल पहले कर लिया, मतलब अब क्लियर हो रहे हैं। 1919 का एक्ट जो भारत पर एग्जीक्यूट किया गया उसको रिव्यू करना था 1929 में। अरे आपने चार्टर नहीं पढ़ा, 20-20 साल पे था, तो इसको 10 साल में रिव्यू करना था। रिव्यू करके देखते कि कुछ गड़बड़ियां हैं तो संशोधन करते और कुछ और बातें लाते। फिर 1935 का आया था ना एक्ट, ठीक है ना। तो उन्होंने इलेक्शन में जा रहे थे तो उनको लगा कि पता नहीं मेरी सरकार रहे ना रहे, रिव्यू अभी कर लेते हैं। जैसे मैं दिल्ली जा रहा हूँ आज, आपसे जो बात कल पूछनी थी, मैं सोचा यार मैं 4 दिन तो रहूँगा नहीं, अभी ही पूछ लेते हैं। तो हमने कहा कि भाई तुमको जो 1000 रुपया हमने कल दिया था उसका क्या किया, जबकि नियम से हमसे वो 30 जुलाई को पूछना था, लेकिन चूंकि 30 को मैं रहूँगा नहीं तो मैं आज ही पूछ लिया, बस इतनी सी बात, ठीक है। तो यह बात पूछ ली गई उनसे। अब पूछेगा रिव्यू कैसे करेंगे? असल में क्या होता है, देखे होंगे, जैसे इस मोहल्ले को आप घूमिए तो सड़कें टूटी मिलेंगी, कहीं सीवर मिलेगा, कहीं सीवर उठा हुआ मिलेगा, ऐसे, या किसी का घर बन रहा होगा, किसी की पुताई हो रही, जो भी XYZ, ऐसे आपको जानकारियाँ मिलेंगी। तो उससे एक आप आइडिया लगा सकते हैं। आइडिया ये लगा सकते हैं कि सड़क का मरम्मत हो रहा है, आइडिया ये लगा सकते हैं कि सीवर का काम चल रहा है, आइडिया ये भी लगा सकते हैं कि पानी जमा हो रहा है। कई तरीके का आइडिया आपको मिलेगा, लेकिन आप घर में बैठे रहेंगे तो आपको आइडिया नहीं आएगा। तो इसके लिए इंग्लैंड से साइमन कमीशन को भेजा गया, जिसमें साइमन कमीशन, साइमन उसका जो है चेयरमैन था,
वो सभी लोग आए भारत में देखने के लिए कि जो 1919 का एक्ट है उसका फ्लो क्या है, काम कैसा कर रहा है, क्या हुआ। ठीक है, तो उस कमीशन में, कमीशन बेटा अकेले का नहीं होता है, जनरली ज़्यादा लोग होते हैं, एक से ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है ना। तो उस कमीशन में भारत का कोई व्यक्ति नहीं था। जैसे महिलाओं को गिरफ्तार करने के लिए, मान लो कोई महिला अपराधी है या कोई रिपोर्ट है उस पर, और महिला को गिरफ्तार करने के लिए एक भी महिला सिपाही ना हो, सारे दरोगा सिपाही सब पुरुष गए, तो यह एक शिकायत हो जाएगी कि आपने किसी महिला का क्यों नहीं ले आए, तो क्वेश्चन हो जाएगा ना, फिर विरोध हो जाएगा उसमें। तो उसमें साइमन कमीशन जो आया था 1919 का, भारत में प्रभाव देखने की एक्ट का क्या इम्पैक्ट है, उसमें एक भी इंडियन नहीं था, सारे अंग्रेज थे उस कमीशन के मेंबर्स। तो डाउट था कि ये सब अच्छा ही बताएंगे, बोलेंगे कानून बड़ा अच्छा काम कर रहा है, भारतीय बड़े खुश हैं, बड़ा अच्छा चल रहा है, तो इसका विरोध होना लाजमी था। तो इसका विरोध हुआ, इस कमीशन का विरोध किया गया। पहली बात तो 2 साल पहले आ गया, चलो 2 साल छोड़ देते हैं। दूसरी चीज, तुमने इंडिया का एक भी व्यक्ति नहीं डाला, उसमें कोई इंडियन नहीं था, तो फिर तुम्हारी जो मर्जी, तुम ब्रिटेन में ही रह के बना लिए होते, तुमको मालूम है क्या बनाओगे। तो इसका विरोध हुआ। बंबई में जब आया सबसे पहले फरवरी 1928, क्योंकि 27 में चला था, तो पानी के जहाज से चलता है ना भाई, लंबा लगता है ना टाइम आने में, तब तो पानी के जहाज से आते थे ना, महीनों यात्रा कर रहे हैं पानी के जहाज में। तो फिर उतरा तो उसका विरोध शुरू हुआ। क्या साइमन जाओ भारत, मतलब ऐसे विरोध किया, गो साइमन बैक गो, ऐसा कुछ भी जो नारा बनाया गया था, वो सब हल्ला गुल्ला हुआ, गो बैक कर दिया उसको। लेकिन वो आया तो था इसी के लिए ना, रिव्यू करने के लिए। तो विरोध होता रहा, घूमता रहा, विरोध होता रहा, घूमता रहा, काले झंडे दिखाए गए। तब भारत बहुत बड़ा था, तब लाहौर, इस्लामाबाद, जितने अब कराची, सब इंडिया ही था। तो लाहौर भी गया, तो लाहौर में विरोध का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय, नाम सुने कि नहीं, लाला लाजपत राय। उस समय वहाँ लाठियाँ चली, उनको चोटें आई, बाद में हॉस्पिटल में उनकी मौत भी हो गई। और ऐसा सब रहा, मतलब ये हिस्ट्री की कहानी, वो इतिहास वाला टीचर बताएंगे। हमें जो बताना है इसमें, हमें ये बताना है कि इस विरोध से वो तिलमिला करके उन लोगों ने कहा कि भाई भारत कैसे बटा है, भारत जातियों में बटा है, भारत रिलीजियस ग्राउंड पे बटा है, छोटे छोटे कम्युनिटी लेवल पे बटा है, लैंग्वेज के लेवल पे बटा हुआ है, रीजनलिज्म के लेवल पे बटा हुआ है। भारत तो मतलब हर लेवल पे एक डाइवर्सिटी रखता है, विभिन्न है। और ये बात सही है, विभिन्नता में एकता है, तभी तो हम लोग बोलते हैं। डाइवर्सिटी में हम यूनिटी डेवलप किए हुए हैं, सब अलग अलग हैं बट सब एक हैं। तो उनको ये विश्वास था अपने ऊपर, अंग्रेजों को, कि साहब ये जो है ना, इतने भागों में बटे हुए लोग हैं कि ये कभी भी अपना एक संविधान नहीं बना सकते। किसी को कम लगेगा, किसी को ज़्यादा लगेगा, आपस में लड़ते रहेंगे, ये एक नहीं हो सकते, इनमें यूनिटी नहीं हो सकती। तो उन्होंने एक चैलेंज रख दिया इंडियन के सामने, विरोध किया ना, तो एक चैलेंज रख दिया, अगर तुमको इतना ही अपने पे वो है तो एक अपना संविधान बना के दिखाओ कि इस देश को चलाओगे कैसे। वही जो चैलेंज था ना बच्चा, उस चैलेंज को इंडियन ने एक्सेप्ट किया। उस चैलेंज की एक्सेप्टेंसी का रिजल्ट था नेहरू रिपोर्ट।
नेहरू रिपोर्ट नॉट ए जवाहरलाल नेहरू, उनके पिता मोतीलाल नेहरू। यह रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट है। उन्होंने जो रिपोर्ट दिया, एक प्रकार से यह सर्वसम्मति से बना हुआ एक मिनी कह सकते हैं उस जमाने का संविधान ही था, जिसको नेहरू रिपोर्ट हम कहते हैं कि हम ऐसे चलाएंगे। और सबका उसमें सरोकार, यानी सभी लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग थी उसको एसिमिलेट करते हुए, है ना, और फालतू चीज़ों को एलिमिनेट करते हुए एक बेहतरीन रिपोर्ट बना करके अंग्रेज़ों के सामने रख दिया। अब बोले कि इसको तुम अप्रूवल दो, हम ऐसे चलाएंगे। तो वही थी नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट की एक प्रकार से बहुत कम समय में जो चैलेंज एक्सेप्ट किया गया उसको बहुत कम समय में पूरा किया गया। और इसका नतीजा क्या हुआ बच्चा? इसका नतीजा ये हुआ कि भाई एक कोशिश जो थी, जैसे कोई कोई मतलब जहाँ बिल्कुल अंधेरा हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, वहाँ एक थोड़ी सी मोमबत्ती की रोशनी भी जो है ना, वो बहुत बड़ा एक कह सकते हैं अवसर दे सकती है। तो नेहरू रिपोर्ट एक बहुत बड़ा एक अटेम्प्ट था इंडियन कॉन्टेस्ट में, उस समय में कॉलोनियल टाइम में, कि हम भी यार एक हो सकते हैं यार, मतलब है मौका इसमें। तो वह नेहरू रिपोर्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक सुप्रीम पावर की तरह सामने आई, जो अंग्रेज़ों को एक तो यह बताने का मौका मिला कि हम कम नहीं हैं और अपना देश चलाने का हमारे पास भी तरीका है, तुम्हारी हमें ज़रूरत नहीं है। अंग्रेज़ हमको क्या समझते थे मालूम? अंग्रेज हमको उल्लू का पट्ठा समझते थे। उनका ये मानना था कि ये साले सांप जोगर बिच्छू पालने वाले मदारी, ये इतना बड़ा देश क्या चलाएंगे। हाँ, रियलिटी, हमको मदारियों का देश कहा जाता था। डमरू बजाने वाला, सांप गले में ले घूमने वाला, जो वृक्षों की पूजा करता है, नदियों की करता है, जो सांप जोगर सबको दूध पिलाता है, उनको हमारे पे भरोसा ही नहीं था। इसीलिए हम रेशियल डिफरेंसेस उन्होंने बहुत हमारे साथ किया। काले गोरे तो हमारे बीच का अंतर था ही, ये तो दिखने में था, दिमागी तौर पे भी हमको बहुत पिछड़ा मानते थे, कमज़ोर, किस लायक ही नहीं है हम। और उस दौर में चूँकि उन्हीं की तूती बोलती थी, वो सक्सेस रेट उनका बहुत ज़्यादा था, तो ऐसा सोचना उनके लिए कोई अद्भुत काम भी नहीं था। और इसमें कोई डाउट नहीं कि हम बहुत ज़्यादा अलग अलग हिस्सों में थे, अलग अलग रीजनलिज्म में थे, लैंग्वेज में थे, कल्चरल वेरिएशंस थे, और नॉलेज नहीं था, इन्फॉर्मेशन में कमज़ोर थे, एजुकेशन ऐसे गया गुजरा था, खेती बाड़ी वाले आदमी थे, मतलब गुजर बसर चल रहा था। तो उसमें बहुत कमियां तो थीं मतलब। लेकिन बाद में लोगों ने महिलाओं को, पुरुषों को, हिंदू को, मुस्लिम को, हर तरीके के लोगों को, मतलब जो बंटे हुए चाहे समुदाय में, भाषा में, किसी में, सबको जगह जगह कर एक किया गया कि यार अगर एक नहीं होंगे भाई तो ये अंग्रेज़ हमको बांट बांट के हमको हराता रहेगा, और एक हो जाएंगे तो हम लोगों के लिए ठीक रहेगा। तो अंग्रेज़ों ने जो एक प्रकार से डिवाइड और रूल वाली थ्योरी नहीं हम आपने 1909 में बताया था, उसको भारतीय भी तो जान रहे थे ना कि ये कैसे हमको अलग कर करके सत्ता अपना बनाए रख रहा है। आज की पॉलिटिक्स को भी अगर बेटा देखोगे ना, तो पॉलिटिशियंस यह काम कुछ अंदर कुछ बाहर करते रहते हैं। डिवाइड एंड रूल जो है वोट की पॉलिटिक्स में आज भी जारी है, ऐसा नहीं है कि ये कहीं गया है। इसमें प्रतिशत बदल सकता है, इसका नैरेटिव जो है जैसे कास्टिज्म पे जा सकता है, रिलीजियस ग्राउंड पे जा सकता है, रीजनलिज्म ग्राउंड पे जा सकता है ना। हर पार्टियां अपनी जातियां दिखाती रहती हैं, अपने क्षेत्र दिखाते रहते हैं, है ना, अपनी ताकत दिखाते रहते हैं, ये करते हैं, और अपनी कम्युनिटी दिखाते रहते हैं। भाई अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को पार्टी में जगह दिया। आप पूरे मंत्रालय को समीक्षा करके देखेंगे तो हर जाति, हर वर्ग और हर क्षेत्र का व्यक्ति मिलता है, ताकि सरकार में तुल्यता रहे, समतुल्यता रहे।
एक प्रकार से रीजनलिज्म एस्पेक्ट में कहीं डिसबैलेंस ना हो और कहीं जातिगत आंकड़े न गड़बड़ हों। ये होता है, आप कहीं की भी सरकार उठा, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की हो या उत्तराखंड की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कहीं पर आप जाके देखेंगे तो मंत्रालय में काबिलियत से मंत्री नहीं बन रहे हैं। जाति का उसमें स्वभाव शामिल है, क्षेत्र का स्वभाव शामिल है, धर्म का भी स्वभाव शामिल है। मतलब रिलीजियस, धर्म को यहाँ धर्म छोड़कर रिलीजियस बोलिए, रिलीजियस ग्राउंड भी शामिल है। और भी कुछ जो है कि उसकी पॉपुलैरिटी क्या है, उसके प्रेजेंस से पॉलिटिक्स किधर जा सकती है, इन सबको ध्यान में रख करके ये सारी चीज़ें बनती हैं। इसीलिए तो आपको एक अच्छा ओहदे पर एक खराब पर्सनालिटी मिल जाती है। पॉलिटिकल ओहदा अच्छा है, पर्सनालिटी पॉलिटिकल वहाँ भेड़ दी गई कुछ, क्योंकि वो कास्ट वाइज या रीजनलिज्म वाइज या लैंग्वेज वाइज जो भी एक्स वाइज वही फिट थे, वो फिट हो सकते थे, क्योंकि इससे पॉलिटिकली वो बेहतर कर सकते थे। तो आज भी पॉलिटिक्स में भी आप इसको मत मानिए कि कोई भी व्यक्ति पॉलिटिक्स में बड़ा साफ सुथरा और जनहित को सुनिश्चित करने के लिए जान लड़ाए हुए हैं। नहीं नहीं, वो सत्ता को बनाए रखने के लिए जी तोड़फोड़ में लगा हुआ है। जो हमको दिखाया जाता है एक्चुअल में वो होता नहीं है। और यही बात लोकतंत्र के भीतर जनता को समझने की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और जनता जब ज़्यादा कब समझती है, जब जनता जो है शिक्षित हो, थोड़े ओपन अप्रोच की हो जाए, सेंसिबल जो उसके पॉइंट हैं उसको भी थोड़े से रिव्यू करना आने लगे उसको, है ना, तब जाकर के जनता जो है, डेमोक्रेसी तब स्ट्रांग बनती है। डेमोक्रेसी का मतलब केवल वोट का प्रतिशत बढ़ाना नहीं होता। डेमोक्रेसी का मतलब होता है सही कैंडिडेट को चुनना जो आपके हितों को बेहतर से सुनिश्चित करे, है ना। तो डेमोक्रेटिक गलतियां हर कम ज़्यादा तो हर देश में होंगी, चाहे जितना शिक्षित दीक्षित हो। सरकारें चुनी जाती, इंग्लैंड में जाके देखिए सिलसिलेवार तरीके से कितनी सरकारें आई गई। हाँ, अमेरिका के लोगों ने ट्रंप को भी चुना था 4 साल के लिए, लेकिन जनरली आपने देखे होंगे बिल क्लिंटन को उठा के देखिए। मैं ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा हूँ, बिल क्लिंटन 8 साल 2 टेनोर रहे। उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर आए, वो भी 2 टेनोर रहे। उसके बाद बराक ओबामा आए, वो भी 2 टेनोर रहे। बीच में ट्रंप आए, एक ही टेनोर में लोगों ने हटा दिया। अभी जो बाइडेन आए हैं, अब 21 से चल रहा है इनका, वैसे तो इलेक्शन 2020 में था, 20 जनवरी 21 से राष्ट्रपति हैं। अब अगला इलेक्शन इनका 24 में होगा। तो ये जो स्कीम है, जो ये सिस्टम है, आप देखें तो ट्रंप क्यों नहीं 2 बार रिपीट कर पाए। जिस अमेरिका के लोगों ने ट्रंप को राष्ट्रपति चुना था, वो समझ गए कि यार ये आदमी जो है ना उतना बेहतर नहीं कर रहा है, तो इसको हटा देते हैं। तो 4 साल लगेंगे बस। तो वो डेमोक्रेसी जो है, 33 करोड़ लोगों के जो वोटर हैं वहां के, वो समझदार हैं। तो समझदारी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वोट का प्रतिशत बढ़ाना, समझदारी का मतलब है सही व्यक्ति को भी चुनना। तब डेमोक्रेसी मैं समझता हूँ कि ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ऐसे ही जो हमारे यहाँ जो पूरा था, समझदारी नेहरू रिपोर्ट में दिखती है ना भाई, चाहे रिलीजियस ग्राउंड पे हो, लैंग्वेज लेवल पे हो या रीजनलिज्म लेवल पे हो। हमने अंग्रेजों के मुंह पे तमाचा मारा कि भैया हम क्यों नहीं बना सकते अपना संविधान, लो, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कैसे करेंगे ये। अरे इतना छोड़िए, आज़ादी 1947 में मिली, है ना, और 26 जनवरी 1950 को हम संविधान को लागू किए, और 51 अक्टूबर 1951 में इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हुई पहले लोकसभा की। अब 52 तक चली, अक्टूबर से फरवरी तक चुनाव हुए हमारे देश में, पहला चुनाव 1951 अक्टूबर से। और पहला वोट मालूम है कहाँ पड़ा था? हिमाचल प्रदेश में। वहाँ से यात्रा शुरू हुई और लास्ट में फरवरी तक, तब जाके हम इलेक्शन करा पाए, करीब करीब 3 से 4 महीना। आप जरा कल्पना करिए कि उस समय दुनिया की निगाहें हम पर थी कि इतना बड़ा देश, उस जमाने में भी हम लोग 36 करोड़ की पॉपुलेशन थी,
1951 की आप सेंसस में जाएं, जनगणना में जाएं तो 36 करोड़ की पॉपुलेशन थी और 18.33 लोग हम लोग लिटरेट थे। भाई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, टूल्स नहीं थे, हमारे पास मैन पावर उतने ट्रेंड नहीं थे। एक प्रकार से हम तो आज़ाद भारत और टूटे फूटे भारत से आए थे, कुछ बंटवारे में यहाँ वहाँ फंसे रहे। कई डिफेंसिव प्रॉब्लम्स थी, कई ऑफेंसिव प्रॉब्लम थी, कई अग्रेसिव प्रॉब्लम थी, कोई डेवलपमेंट की प्रॉब्लम थी। भारत मतलब एक प्रकार से बहुत ही कह सकते हैं कि अंग्रेजों का छोड़ा हुआ भारत था ना, और अंग्रेजों का मतलब समझ रहे ना, भारत को चूस चुके थे वो। इकोनॉमिकली हमको ख़त्म करके चले गए, पॉलिटिकली हमको लड़ा के चले गए, और जब कल्चरल आप देखें तो हमको हीन भावना से भर के चले गए, गोरे काले क्या क्या, और हमें एक प्रकार से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हमारे अंदर भर के चले गए वो। और रही सही कसर रही तो जो दुनिया भर के और चीज़ें होती हैं जो हमारे मनोबल को बढ़ाने वाली चीज़ें, उसमें भारत पाकिस्तान को बांट के भी चले गए, है ना। तो कुछ चीज़ें जो सिस्टमेटिक होना चाहिए था आज़ादी के साथ शायद ना हो पाया हो, लेकिन जो भारत 50 का भारत था और आज 2023 में आप खड़े हैं, आपको भारत में अंतर ही नहीं दिखता। उस जमाने में नेहरू जी कैसे प्रधानमंत्री रहे होंगे? हाँ, कैसे प्रधानमंत्री रहे होंगे? अरे भाई, कपड़े अगर उनकी शेरवानी सन 40 की रही होगी, अगर वो कम पहनते रहे होंगे तो 50 में पहन लिए होंगे। अरे यार, 10-15 साल पुराने तो हम लोगों को भी कोट अभी भी चल जाते हैं। हमारा एक कोट है 2004 में बनवाए थे, अभी भी कभी कोई पहन लेते हैं। 19 साल हो गया। कोट पहनता ही कितना आदमी है यार? कितना पहनता है कोट बताओ? भाई आप शादी में जो जनरली नहीं पहनते हैं, शादी ब्याह में चले जाते हैं, किसी पार्टी में चले जाते हैं, बाकी सब्जी लेने तो कोई कोट पहन के नहीं जाता है, गर्मी में कोई पहन के नहीं घूमता है। मतलब उस कपड़े में जो पैसा आपने निवेश करते हैं उसको प्रतिफल कितना लेते हैं? साल भर में 10 बार भी शायद नहीं पहनता है कहीं, तो वो तो लंबी आयु चलेगा ना। और फिर आपकी एक हाइट के बाद हाइट नहीं बढ़ती। हाँ, थोड़े मोटे वोटे हो सकते, कहीं दबा दुबा दिया हो, लेकिन आदमी टांग ही लेता है कि चलो यार ठीक है। तो नेहरू जी की शेरवानी तो पुरानी पड़ी होगी, अब वो पीएम के तौर पे पहने तो आप हल्ला करेंगे, देखिए ये तो मजे कर रहे हैं। अरे भाई, पुराने कपड़े थे, अपने पहन रहे थे वो। लेकिन जो भारत जिस हालत में था, उसको आईआईटी चाहिए, आईआईएम चाहिए, इसरो चाहिए, हाँ, बहुत सारे साइंस के सेंटर चाहिए, रिसर्च सेंटर चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, कॉलेज चाहिए, सब कुछ चाहिए था कि नहीं? और पैसा चाहिए इन सब के लिए, सरकार भी चाहिए। 1951 नेहरू जी तो इंटरिम गवर्नमेंट रहे, उसके बाद चुनी हुई गवर्नमेंट में भी तो उनको जाना था ना। तो 1951-52 के इलेक्शन में क्या था आपके पास? दुनिया चारों तरफ से देख रही थी कि भारत कैसे चुनाव कराता है, और 4 महीने में आपने वो सफल चुनाव करके लोगों को फिर एक जवाब दिया था कि हम करा सकते हैं। तो यह लोकतंत्र की जो यात्रा है ना बेटा, चाहे जिस तरीके से आगे बढ़ी है ना, ये बड़ी कुर्बानी लिया है, बड़ा दिमाग खर्च करा है, और लोगों ने बहुत ताकत लगाई है। इसलिए चाहे नेहरू जी हों या मोदी जी हों, एक लिमिट के बाद जब आलोचना आप करेंगे, एक लिमिट, अनलिमिटेड तो आलोचना किसी की ही नहीं जा सकती। तो यह पॉलिटिकल एक जो है इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, बस एक औजार की तरह, एक राजनीतिक औजार। जैसे नेहरू जी की जब आलोचना की जाती है तो आलोचना आप क्यों कर रहे हैं? जो काम अब सुधरेगा ही नहीं। क्यों भाई? अगर कढ़ाई में सब्जी जल गई, माना पकड़ लिया, और गृहिणी जो पत्नी है या माँ है, बहन है, जो भी XYZ जिसने भी सब्जी बनाया, उसने आपको सब्जी का ऊपर का हिस्सा दे दिया, पूरी तो जली नहीं थी, पकड़ लिया था, थोड़ा सा कसैलापन आ गया था, आप खाना खा लिए, तब तक बोलते रहे कि आज सब्जी बेकार बनी या मजा नहीं आया। अगले दिन सब्जी पक रही है तो आप चेतावनी दे रहे हैं, ध्यान देना सब्जी जले ना। अरे यार, एक आध बार बोल दिए, फिर एक हफ्ते बाद याद दिला रहे हो कि तुमको सब्जी बनाना नहीं आता, जब देखो जला देती हो। तो एक चीज ये बताओ कि वो पत्नी इरिटेट नहीं होगी, या जो सब्जी बनाए इरिटेट नहीं होगा? एक गलती को आप कितनी बार यार तुम बोलते रहोगे? यह गलती बार बार बोल करके आप यह याद दिलाते हैं कि आप, मेरी नज़रों में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, और आपको कई काम करना आता ही नहीं है। ठीक वही नेहरू जी ने, थोड़ी सब्जी कहीं जल गई, कहीं चावल कहीं पकड़ लिया होगा, लेकिन उनको इसरो में भी तो जाना था,
खोलने, फिर दौड़ के आईआईटी चले गए, आईआईएम भी देखना था, तब तक इधर कहीं सब्जी पकड़ लिया किसी में। कढ़ाई तो गर्म थी ना हर जगह से। आप अगर उसको सन 70 साल बाद भी चिल्लाते रहेंगे कि नेहरू ये किए, नेहरू वो किए, दो कारण हैं इसके। या नेहरू को आप वैल्यू नहीं देना चाहते हैं, नंबर 1। दूसरा, आप इसके भरोसे कहना चाहते हैं कि कांग्रेस जैसी पार्टियों का उसने देश का बंटाधार कर दिया। 18 साल जो आदमी देश का प्रधानमंत्री रहा हो, उससे बड़ा रॉयल आदमी कौन मिलेगा यार। 1946 टू 1964 ये नेहरू जी के प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल है, इंटरिम गवर्नमेंट से लेकर के पूरी गवर्नमेंट तक कंप्लीट। आप दिन भर मछली मारेंगे, दिन भर सैर सपाटा करेंगे, तो यार कभी तो फिसल उसल जाएंगे, कहीं गिर उड़ जाएंगे थोड़े मोड़े। आपने 18 साल के कार्यकाल में 2-3 कमियां तो पकड़ लिया, लेकिन जो सैकड़ों अच्छाइयां थी वो कौन पकड़ेगा। ऐसे किसी भी प्राइम मिनिस्टर का, इवन मोदी जी के 2-4 कमियां तो इनके पास भी होंगी भाई। 9-10 साल के कार्यकाल में 2-4 कमी तो इनके पास भी होगी ना। ये कौन पकड़ेगा? अपोजिशन के लोग पकड़ेंगे। लेकिन कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है इतना खराब नहीं होता है, और चलो इतना अच्छा भी नहीं होता है। अच्छा खराब अगर जनता ने चुना है, और जनता को आप कहते हैं जनता भगवान है, तो फिर भगवान के आदेश को आप इतना अनादर कैसे कर सकते हैं भाई। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो भी कर रहे हैं जनता ने चुना है ना। और नेहरू जी ने जो किया किसने चुना था? नेहरू जी खुद से प्राइम मिनिस्टर बन जाते थे, जनता ही तो चुनती थी। इंदिरा जी को किसने चुना? वाजपेयी साहब को किसने चुना? राजीव गांधी तो चलो मान लो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आए, लेकिन बाद में चुनाव वो भी तो जीते। तो चुनी हुई सरकारें खराब काम करती हैं तो आलोचना हो जानी चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आपको पॉलिटिकल पर्सनालिटी पसंद नहीं है तो हर काम की आलोचना कर देंगे, तो ये सही नहीं है। अंग्रेजों के कई काम ऐसे थे, है ना, अंग्रेजों के कई काम ऐसे थे जिन पे हमें स्टैंड जो है नेगेटिव लेना ही पड़ेगा। और कुछ काम ऐसे थे जो जहां पर थोड़ा सा हम उनको मतलब सपोर्ट तो नहीं कर सकते, बट उनको नजरअंदाज कर सकते हैं। जैसे रोलेट एक्ट है, नहीं नजरअंदाज कर सकते, हल्ला करेंगे। जलियांवाला बाग कांड है, बहुत चिल्लाएंगे। भारत पाकिस्तान के बंटवारा कर दिया, स्थिति बदल गई, लेकिन हम ये तो जानते हैं कि उनके मन में तो मनसा यही थी कि तोड़ फोड़ कर दो इनका। तो इन सब के लिए अंग्रेज को कभी माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन नेहरू रिपोर्ट के लिए, गांधी के प्रयासों के लिए, और भी जो घटनाएं हुई हैं, जैसे अंबेडकर जी का गांधी जी के साथ पूना पैक्ट है, भले ही अंग्रेजों ने हमें एक प्रकार से हाशिए पर खड़ा किया, लेकिन हम लोगों ने समझौता, ये सब चीज़ सराहना की चीज़ है। तो ऐसे इतिहास में नरम गरम चीज़ें मिलती रहती हैं। तो नेहरू रिपोर्ट जो है एक प्रकार से इंग्लिश का दिया गया वो चैलेंज था जो हिंदी के लोगों ने एक्सेप्ट किया, और ये बताया कि हम कम्युनिटी, रिलीजियस या किसी अन्य लैंग्वेज, कल्चरल कितने भी वेरिएशन क्यों ना हो, लेकिन हम अपना देश कैसे चलाना है इसके लिए एक मत हो सकते हैं। जो भारतीय संविधान में एक हिस्ट्री के तौर पर यह नेहरू रिपोर्ट एक अच्छी तरीके का अपना जगह रखती है। तो वो क्या है, वही लिखाना है मुझे। पहले लिख बेटा, लिखो नेहरू रिपोर्ट। An all-party committee was formed. An all-party committee was formed in 1928. In 1928, under the chairmanship of Motilal Nehru. Under the chairmanship of Motilal Nehru, to suggest the nature of constitutional reform. To suggest
द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। लिखें, संवैधानिक सुधारों का स्वरूप सुझाने के लिए, संवैधानिक सुधारों का स्वरूप सुझाने के लिए 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय समिति का गठन किया गया। सर्वदलीय समझ गए बेटा, सभी दलों की सहमति थी उसमें। ठीक, लाइन बदल दो। दिस कमेटी सबमिटेड अ डिमांड, this committee submitted a demand for constitutional reform on 10th August 1928। 1928 इस समिति ने अगस्त 1928 में, ठीक है ना, अगस्त 1928 को संवैधानिक सुधारों की मांग प्रस्तुत की। नोन एज द नेहरू रिपोर्ट, आगे लिखिए, कामा लगा के लिखा जाता है ऐसी चीजें। नोन एज द नेहरू रिपोर्ट, जिसे नेहरू रिपोर्ट के रूप में पहचाना जाता है या जाना जाता है, जिसे आप जानते हैं नेहरू रिपोर्ट के रूप में। तो एक तो इसमें तारीख क्या है बेटा, 10 अगस्त है 1928 की रिपोर्ट, और दूसरा है कि मोतीलाल नेहरू का चेयरमैनशिप था, सर्वदलीय बैठक थी। ठीक है ना, आगे लिखिएगा। द नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंटेड, द नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंटेड द आउटलाइन, द आउटलाइन of the All India Union for the first time, for the first time। नेहरू रिपोर्ट में पहली बार अखिल भारतीय संघ की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। ठीक है, अखिल भारतीय संघ की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। जब हम कोई चीज को बड़ा या पूरे चीज को समेटते हैं, जैसे हमने ऑल इंडिया बोल दिया, अखिल भारतीय, ठीक है ना, इसमें भारत का जितना भी ज्योग्राफिकल हिस्सा है उन सभी के थॉट जो हैं में यह क्लबिस्ट है नेहरू रिपोर्ट में। देखो, हमेशा इस बात का जब पढ़ोगे आगे तब और ध्यान आएगा, और जब बड़ा एज बढ़ेगी, समझदारी बढ़ेगी, तो और थिंकिंग बढ़ेगी, तब ज़्यादा होगा। हमेशा किसी भी देश का, देश बहुत बड़े होते हैं, देश कोई एक प्लॉट की तरह नहीं है कि आप एक कोने से खड़े होकर दूसरा कोना देख लेते हैं। देश बहुत बड़ा होता है। भारत जैसे देश तो निहायत विशाल है, तो उनको निगरानी करना, उन पे गौर फरमाना, उनमें चाहे वो रिलीजियस ग्राउंड पे हो या लैंग्वेज ग्राउंड पे हो या जेंडर ग्राउंड पे हो या हम कहते हैं रेशियल ग्राउंड पे हो, किसी भी ग्राउंड पे, और भी जो नाम नहीं लिया वो भी समझ लीजिए, किसी भी ग्राउंड पे हो, सेपरेटिस्ट जो दृष्टिकोण होता है, अप्रोच होता है ना, वह समझ लीजिए सबसे घातक होता है। बचपन में दो भाई जो है जब आपस में लड़ते थे, है ना, तो डांट डपट के चुप करा दिया जाता था। लोग हंसी मजाक में लेकर के अरे छोड़ो, बचपन में ऐसे ही होता है। लेकिन उसके तुलना में बहुत मामूली लड़ाई अगर बहुत बड़े उम्र में हो जाए उन्हीं भाइयों के बीच, तो उसकी सीरियसनेस बदल जाती है। भारत 1947 की आज़ादी का देश है। आप 75 साल से आज़ाद हैं, 76वां साल अभी 76, 15 अगस्त आएगा तो आप हो जाएंगे। अब आप बहुत बड़े हो चुके हैं, साइंस में बड़े हो गए, डेमोक्रेसी में बड़े हो गए,
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से आप ऑलमोस्ट बाहर निकल रहे हैं। कुछ होगा बट रिलीजियस ग्राउंड पर चीज़ें हैं, बट मतलब समझदारी तो आ ही चुकी है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। एजुकेशन में आप बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं, दुनिया में बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं, विश्व गुरु की बात कर रहे हैं। लेकिन आपके देश के भीतर में अगर रीजनलिज्म या कास्टिज्म या रिलीजियस ग्राउंड डेवलप होने लगे तो हम मतलब हमारे लिए ये बहुत बड़ा कैंसर है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए जो अब तक संभाला उसमें बहुत बड़ा एक कष्ट है। मैं आपको इशारा मणिपुर की तरफ कर रहा हूँ। कुकी लैंड की बात करना, कुकी और मैतेई में जो एक झगड़ा फंस गया है, जो वहाँ की स्थिति बनी, यह मतलब पचती नहीं है ये बात। ये बचपन की उस रार की तरह नहीं है। कोई कुकी और मैतेई कोई पहली बार वहाँ नहीं रह रहे हैं, तो इस पर निगरानी रखना, कंट्रोल रखना निहायत ज़रूरी था। और सेपरेटिस्ट की या इस तरीके की जो भाषा है, भावना है, कुकी लैंड की बात करना, जैसा कि मैं सुन रहा था, यह मतलब भारत के जर ज़मीन के हिसाब से, भारत की आत्मा के हिसाब से निहायत गलत है। आपने खालिस्तान का दृष्टिकोण एक पैदा हुआ था पंजाब में, आपने देखा था, वो भी सेपरेटिस्ट ही का उदाहरण। कश्मीर का आप मामला बरसों से देख ही रहे थे, है ना। आप टेररिज्म से लड़ते हैं, नक्सलिज्म से लड़ते हैं, कहीं कहीं कुछ और भी तत्व हैं चाहे जो राइट्स हों किसी प्रकार से, उससे लड़ते हैं। अब एक नए नए बखेड़े में हम फंसते जाएंगे, है ना। और इस पर पॉलिटिकल जो स्टैंड है वह सही समय पर उचित निर्णय नहीं ले पाएगा या नहीं समाधान दे पाएगा, तो फिर हम मतलब सीखने में कोई कमी रह गई और हम आलोचना करते हैं फिर पीछे जाके। नहीं, आज आप घर नहीं बना पा रहे हैं, आज आप घर की पुताई नहीं करा पा रहे हैं, आप प्लॉट नहीं ले पा रहे हैं, तो आप अपने पुरखों को नहीं कोस सकते हैं कि दादाजी हमारे 10 बीघा देहरादून में ज़मीन लिए होते तो हमारे पास हवेली होती। ये नहीं बोल सकते आप। या कल आप देहरादून में रहें और आप घर एक छोटा सा बना लें और आपके बच्चे कहें करे यार चाहते तो उस टाइम में 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपया गज ही तो ज़मीन थी और ले लेते। अच्छा, हर ज़माने में हर चीज़ महंगी होती है, ठीक है। तो आप एक लिमिट के बाद इसको डिनाई कर सकते हैं, ना कि कोसेंगे आप इसको। एक डिनाई करने की भी एक लिमिट है। तो नेहरू रिपोर्ट में क्या महत्वपूर्ण बात थी बेटा, जरा एक लाइन लिखो। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रपोजल्स, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रपोजल्स ऑफ द नेहरू रिपोर्ट वेयर। नेहरू रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे। नंबर 1, अब नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके लिख लो, 4-5 ठो बताना है मुझे, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड बी प्रोवाइडेड with dominion state। या एक काम करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजाय केवल इंडिया कर दीजिए, यानी भारत को डोमिनियन स्टेट दिया जाए। हाँ, जो हमारा इंडिया है, असल में इंडिया हमारा क्या है, डोमिनियन स्टेट, समझ ना बच्चा। हम गुलाम थे, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उनका जूता साफ करते थे, उनका बाथरूम धोते थे, चप्पल जहाँ कहते थे रखने के लिए करते, झाड़ू लगाते थे, और ठीक से नहीं लगाते थे तो उसे जूता से पीटते थे। गुलाम का मतलब कुछ ऐसे ही सेंस था, और ऐसे प्रताड़ना तो थी। ये जो सावरकर की बात किया जाता है, कितने साल जेल में रहे, काल कोठरी में,
27 साल नेल्सन मंडेला जेल में रहे, अफ्रीका के जो राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका के बने वाले, 27 साल जेल। अभी हम आपको बाथरूम में बाहर से सिर्फ 1 घंटा बंद कर दें बस, आप बाथरूम में चले जाइए, बाहर से हम ऐसे लगा दें वो चिटकिनी, आपका भूख प्यास नहाना धोना सब खत्म हो जाएगा वहीं बाथरूम में। डोमिनियन स्टेट बेसिकली क्या है, हम लोग थे गुलाम, तो उस जमाने में हमको डोमिनियन स्टेट का मतलब कि हम आधी सरकार दे दो, हमको आधी सत्ता दे दो, नियंत्रण तुम्हारा रहेगा, सरकार हम चलाएंगे। पूरी आजादी नहीं हुई, अधूरी आजादी हुई डोमिनियन में। तो उन्होंने कहा भारत को डोमिनियन का दर्जा दे दो यार, है ना, डोमिनियन स्टेट बोल दो उसको। और आगे क्या होगा मैं बाद में बात करूंगा हिस्ट्री में। अगर चलो इसी में बात कर लें 1 मिनट के लिए, तो जब मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट में कहा इंडिया को डोमिनियन स्टेट को एक प्रकार से उसको रिकॉग्नाइज करो, यह डिमांड थी। समझ में आ रहा है कि नहीं रिया? टू द बेसिस ऑफ इलेक्शंस टू द जॉइंट इलेक्ट्रोड, द बेसिस ऑफ इलेक्शन टू द ज्वाइंट करना, ज्वाइंट इलेक्टोरेट वर्ड होगा, एंड all adults should have the right to vote, and all adults should have the right to vote। चुनाव का आधार संयुक्त मतदाता मंडल को तथा सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार हो, सभी जो वयस्क हैं एडल्ट हैं उनको वोट देने का राइट हो। ठीक है, आगे लिखिए, एबॉलिश द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, abolish the system of separate electorates on communal basis and reserve seats in the central and provincial legislatures for religious minorities in proportion to their population करो, proportion to their population लिख लिया। इसमें कह रहे हैं कि सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था समाप्त कर, उसको बंद कर दो, एबॉलिश कर दो। सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचक मंडल को समाप्त कर धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में केंद्रीय और प्रांतीय विधायिकाओं में सीट आरक्षित किया जाए। असल में अंग्रेजों ने क्या किया था कि कम्युनल बेसिस किया। जैसे कम्युनल बेसिस का मतलब जैसे क्षेत्र विशेष, जैसे मुसलमान है तो मुसलमानों के इलाके में वोट ही है, एक कम्युनल कर दी। इसमें ये कहा गया कि इसको बंद कर दो, जो मुसलमान है अल्पसंख्यक वगैरह जो भी ईसाई जो भी हैं आबादी के अनुपात में उनकी सीट कर देते हैं। जैसे इस देश में माना 20% मुसलमान है तो 20% सीट उनको दे देते हैं। ये नेहरू रिपोर्ट में थी। और आज अगर आप रिजर्वेशन को देखेंगे ना चला, तो एससी का रिजर्वेशन उतना ही है जितना उनकी आबादी है, एसटी का रिजर्वेशन भी उतना ही है जितना उनकी आबादी है, बाकी में नहीं है। बाकी चूंकि कंडीशन अलग है, ये एक प्रकार से ये अलग कंडीशन पे है। बाकी बैकवर्ड क्लासेस जो रिजर्वेशन है उसमें आबादी के अनुपात में नहीं है, क्योंकि आबादी उनकी 54% है, आज़ादी उनको रिजर्वेशन उनको 27% मिला है। कई लोग तो उसमें पिछड़े नहीं है ना,
भाई भले ही वो 54% हैं, बट पिछड़े नहीं हैं, अन्य पिछड़े, अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी कहते हैं ना, ओबीसी में आते हैं। वो पिछड़े जरूर हैं लेकिन अन्य में नहीं। उनकी इनकम ठीक है, उनका प्रेजेंस गवर्नमेंट सर्विसेज में ठीक है, इसलिए उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। 8 लाख रुपए से प्लस आपकी अगर इनकम है एक साल में, तो रिजर्वेशन आप नहीं पाएंगे बैकवर्ड में रह कर भी। या आपके मदर फादर क्लास 2 अफसर हैं, तब भी आप रिजर्वेशन नहीं पाएंगे, भले ही आप बैकवर्ड क्लासेस में। तो इस तरीके से रिजर्वेशन में घट जाते हैं लोग। तो इसलिए उनकी आबादी के अनुपात में होने के बजाय 27%, 27% है। और अभी आप 2019 से देखे होंगे EWS आया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये 2019 से इसको लाया गया कि जो फॉरवर्ड लाभी यानी द्विज जातियाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यानी जो ये जातियाँ हैं, इनमें 10% इन्हीं में से जो वीकर सेक्शन में चले गए उनको रिजर्वेशन देना। इसको कभी इत्मीनान से समझाएंगे तो ये सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया, बड़ा नुकसान है इसका। EWS वाहियात एक प्रकार से प्रकरण है, लोग समझ नहीं पाए, कुछ समझ गए, अब EWS छोड़ दिए हैं कई लोग, है ना। EWS का फायदा नहीं बल्कि नुकसान है उन लोगों के लिए, कई लोगों के लिए। इसमें आगे लिखे ऑल सिटीजन शुड बी, तो इसमें आप समझ गए कि नहीं, तो जनसंख्या के प्रोपोर्शन में दे दो उनको सीट, कहाँ पे, प्रोविंशियल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, ठीक है ना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव में और प्रोविंशियल पे हम उनको आबादी के हिसाब से। इससे क्या होता है ना बच्चा, एक देखो जैसे जब आप कहते हैं ना वो मुसलमानों का मोहल्ला है, वो हिंदुओं का मोहल्ला है, या वो पंडितों का मोहल्ला है, वो फलाना का है, इससे ना एक कम्युनिटी जो है ना, या कम्युनल एक बू आती है, कम्युनल। और जब रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं ना, कि जैसे महिलाएं, आधी महिलाएं हैं, तो आप कहते हैं कि भाई एक महिला होना चाहिए, एक पुरुष होना चाहिए, मान लिया ऐसा आप बोलते हैं, तो ये आप कम्युनल की बात नहीं करते, या आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करते, बल्कि आप राइट की बात करते हैं कि उनका अधिकार है। ऐसे ही जब आप कहते हैं कि मुसलमान माना 20% है, सपोज, हालांकि 20 नहीं है, 16-17% है, माना इतना मुसलमान, आपने उसको सीट दे दिया, इतना जो ये कह रहे हैं उस हिसाब से कह रहे हैं, मान लो ये सीट दे दिया, तो आप यह नहीं है कि हमने कम्युनल एस्पेक्ट लिया, बल्कि हमने एक राइट एस्पेक्ट लिया कि ये उसका अधिकार है। जैसे घर में बच्चा होता है, कोई चीज़ बंटता है, खाने पीने की चीज़, तो उसका भी हिस्सा लगाया जाता है। अगर आप उसका हिस्सा नहीं लगाएंगे तो एक प्रकार से उसके छोटे होने का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं आप। तो राइट की बात की जाती है, चलो तुम आओ, अब कोई लड़की आएगी, चलो यार, इसका मतलब हम उस डिस्क्रिमिनेशन, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, उसको रोकने के फेवर में और राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहा है, कम्युनलिज्म को बढ़ा रहा था। अंग्रेज कम्युनलिज्म को बढ़ाएगा ना, क्योंकि अंग्रेज कम्युनलिज्म से उसको अथॉरिटी चलाना प्रॉफिटेबल है, हम बटे रहेंगे तो बेहतर है ना भाई। जैसे कोई 3-4 भाई हो आपस में, और आपस में ना बनती हो, तो अगल बगल से कोई भाई का अनबन हुआ तो बाकी 3 भाई उसका नहीं बोलेगा, या 2 भाई जो भी है नहीं बोलेगा, तो वो कमजोर पड़ जाएगा ना। और सबको पता है कि तीनों भाई एक रहते हैं, तो आप अपना परिवार चलाओ, आप अपना परिवार चलाओ, आप अपना कमाओ, आप अपने घर में रहो, सब रखो, सही से रखो। लेकिन जहाँ शादी ब्याह है, जहाँ कोई झगड़ा फसाद, वहाँ तो यूनिटी होनी चाहिए ना। तो यह चीज़ एक राइट है, एक भाई को दूसरा भाई उसको सुरक्षा दे, इसका राइट है, लेना उसका राइट है और देना उसकी ड्यूटी है। अगर बड़ा भाई कहीं फंसा और छोटा भाई मेहनत ना बचाए ना, और वो लाठी से उसी को कूट दे, तो कोई गलती नहीं करेगा। ये उसका धर्म था जो नहीं काम किया उसने। ये 100% ये सब रामायण महाभारत के हिसाब से भी जोड़ेंगे तो ये बिल्कुल, आप किसी से जाके बोलिए कि बड़ा भाई अपने छोटे भाई के इसलिए ठोका जोर से कि जब उसको अड़ोस पड़ोस से झगड़ा हो रहा, साला चुपचाप बैठा हुआ था। बोले ठीक मारा, ठीक मारा, और मारना था, दबा के वहीं कूट देता। और क्योंकि आप कम्युनलिज्म की बात मत कीजिए, आप सेपरेटिस्ट की बात मत कीजिए, आप मौके की बात कीजिए। फायदा क्या आपका भाई होने का?
नहीं, क्या करेंगे आप? पांचों पांडवों को नहीं देखे हैं? हाँ, वो जब दुर्योधन को वो बंदी बना लिया, किसी महिला का आरोप लगाया ना कि ये मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था, और उसको बंदी बना लिया दुर्योधन को। पांडव पहुंचे वहां पे, वो आगे उसमें चल रहे थे वनवास वाले 12 साल का। तो अर्जुन ने कहा कि मैं माफी मांगता हूं इसकी तरफ से, इसको छोड़ दीजिए। तो याद दिलाता है कि आप नहीं देख रहे हैं, आप ही की वजह से ये आपका हाल हुआ है। तो बोलता है जो भी है, ये है तो मेरा भाई है। तो भाई किसी भी हाल में हो, दूसरे की मदद करनी पड़ती है। वो भीम को भी समझाता है और बाद में छोड़वाता है। तब ये तो हमारे आचरण शास्त्र का हिस्सा है प्रभु। तो हम अगर हिंदू मुस्लिम एक्सेप्ट कर लिए कि कंट्री हमारा है, तो कम्युनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चुनाव करवा रहा है यार? उनकी संख्या के आधार पर सीट दे देंगे, लेकिन ये शो क्यों करें कि ये मुसलमान है इसलिए? नहीं। अच्छा, आजाद भारत में मुसलमानों को सीट मिली हुई है? नहीं मिली। नहीं, कम्युनल बंटवारा ही नहीं कर सकते ना, सेकुलरिज्म है। आगे लिखिएगा इसमें, सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया जाए। ऑल सिटीजन्स शुड बी गिवन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, व्हाट डू यू मीन फंडामेंटल राइट्स? बेटा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रोकना राइट है, फंडामेंटल। जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, स्थान के आधार पे, धर्म के आधार पे कोई बंटवारा नहीं। यहां बैठा हुआ हर विद्यार्थी सिविल सर्विसेज का प्रतियोगी है, लड़का हो लड़की हो, कम उम्र का है ज्यादा उम्र का है। और मेरे लिए एक एस्पिरेंट है, एक प्रतियोगी है, एक अभ्यर्थी है। हम भी उसको नेहरू रिपोर्ट उतना ही बताएंगे जितना दूसरे को बताएंगे। इसकी बात, ये दैट इज अ फंडामेंटल राइट, योर राइट स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दैट इज योर राइट। कानून के समक्ष सब बराबर हैं। जेंडर के आधार पर, रिलीजियस के आधार पर, बर्थ प्लेस के आधार पर, या और भी जो संविधान आर्टिकल 15 पढ़ेंगे, वंश के आधार पर, सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते आप। ये नहीं कर सकते इसके कुल खानदान के राजे रजवाड़े थे, ये तो राजपूत है, ये ब्राह्मण है, ये फलाना, ना, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। सब राइट, दैट इज योर फंडामेंटल राइट। राइट टू हेल्थ है, राइट टू एजुकेशन है। आपको अस्पताल जाइए, सबका इलाज होता है। आप कॉलेज जाइए, सब पढ़ाई करते हैं। ये सब फंडामेंटल राइट है। अब फंडामेंटलिज्म नहीं होगा, फंडामेंटल राइट नहीं होगा, तो फिर अंग्रेजी ही पढ़ेगा स्कूल में। हम लोग फिर उसका कपड़ा साफ करते रहेंगे, झाड़ू पोछा करते रहेंगे, फिर कैसे काम चलेगा? वो लड़का नहीं है, एक बिहार का देखे होंगे, छोटा सा लड़के का वीडियो बहुत वायरल हुआ था, नीतीश कुमार के सामने जो जाके बोला था, सुने ना? हाँ, कि पढ़ना चाहते हैं हम गरीब हैं बहुत, हम पढ़ना चाहते हैं। उसकी पढ़ाई कैसे रोक लेगा कोई? अलग उपालक बहुत तेज है, वो बातचीत में बड़ा मेच्योर है वो, उसकी पढ़ाई कैसे रोक लेंगे? एलन में पढ़ रहा है वो, कोटा में, स्कूल सुविधा सब वो दिया हुआ है। अब जाके देखो, बड़ा स्मार्ट रहता है, बात भी करता है, उसको नॉलेज वॉलेज बढ़ ही रहा होगा, सब पढ़ रहा है। तो फिर हम करें, दुनिया का कोई भी यार, देश का कोई भी व्यक्ति हो, राइट टू आर्टिकल 21A में जाएंगे, राइट टू एजुकेशन है। और 2009 चले जाइए तो राइट टू एजुकेशन एक्ट है। और 45 आर्टिकल में चले जाइए, गवर्नमेंट को स्कूल खोलना जरूरी है, पढ़ाना जरूरी है। 2 बच्चा होगा, 2-3 मास्टर लगाए रखता है सरकारी स्कूल में, जाकर देखो, एक भी बच्चा छूटने ना पाए। 2 बूंद जिंदगी के। पोलियो का प्रचार होता था, आज एक भी बच्चा छूटने ना पाए, उसका राइट है एजुकेशन। यही फंडामेंटलिज्म। ये आवाज 1928 में जाएंगे कि सभी को राइट टू, एक प्रकार फंडामेंटल राइट मिले। नेहरू रिपोर्ट कितनी डेंस रिपोर्ट रही होगी, कितनी समझदारी से भरी। आज राइट टू आपके पास वो फंडामेंटल राइट है कि नहीं है? है, तभी तो यहाँ बैठे हैं। नहीं, अपनी दादी से जाके पूछिए, अपनी दादी से पूछिए कि दादी तुम स्कूल क्यों नहीं गई?
हाँ, पूछो, स्कूल क्यों नहीं गई तो बताएगी। और आज आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, आईएएस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आज तो लड़कियां ही कर रही हैं। मतलब जेंडर फॉर्म में बात करें तो राइट को धीरे धीरे समझा गया ना, तो ये आवाज तो कहीं ना कहीं से आएगी ना बेटा। आगे लिखो। सुप्रीम कोर्ट शुड बी फॉर्म्ड इन द कंट्री। Supreme Court should be formed in the country by strengthening the judicial system। न्याय व्यवस्था को मजबूत कर देश में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाए। ठीक है, आगे लिखें। वुमेन शुड बी गिवन इक्वल राइट एज मेन। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए जाए।